कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं आप। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। केस फर्स्ट, if q1 into q2 greater than 0, that is in case of two like charges। कल भी चर्चा हो रही थी, कल के लेक्चर में भी बात किए थे थोड़ी सी बात। तो फोर्स विल बी रिपल्सिव कैसे होगा देखो भाई, एक चार्ज q1 दूसरा चार्ज q2 या बीच का सेपरेशन या पार्टिकल नंबर 1 पार्टिकल नंबर 2, इस पर भी प्लस इस पर भी प्लस, दूसरे केस में दोनों माइनस। ये इसको उधर रिपेल करेगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा F21, इस पर जो फोर्स लगेगा वह F12। और अगर ओरिजिन कहीं ले लिया जाए, दिस इज ओरिजिन, यह R1 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर। कल को कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिखा रहे थे x1 y1 z1 x2 y2 z2। अगर इधर से इधर का पोजीशन ले लेंगे तो यह पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, इसको लिखने का तरीका होगा R21। इधर से इधर लेंगे तो R12 वेक्टर लिखाएगा। अब यहाँ पर फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 1, सिर्फ ड्यू टू 2 और 1 लिखा जा सकता था। F21 वेक्टर बराबर q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई r स्क्वायर। दिस इज मैग्नीट्यूड में इसका वैल्यू क्या चीज़ R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर R। तो यह R स्क्वायर लिखा जाएगा। और डायरेक्शन किधर होगा, तो अलोंग इन दिस वे अवे फ्रॉम q1, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो रिपल्सिव फोर्स के केस में यहाँ डायरेक्शन लिखा जाएगा R21 कैप यूनिट वेक्टर। यह R21 कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 RQ इंटू R21 वेक्टर। R21 कैप बराबर यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। वेक्टर है R21 वेक्टर, अब मैग्नीट्यूड को R से लिखे हो तो R21 वेक्टर बराबर R इंटू R21 कैप। जहाँ जहाँ कैप लगा रहेगा मेरे बच्चों उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। कल को IJK की बात कर रहे थे, 11th में करते आ रहे हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर के लिए IJK लिखा जाता है ना, कैप लगा रहा है। यूनिट वेक्टर IJK पार्टिकुलर x y और z के लिए बोला जाता है। यहाँ ये चीज़ समझ में आ रहा है सबको। अब क्या है, सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 2, इसी आधार से F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यहाँ F12 वेक्टर बराबर q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। यहाँ R21 का मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता था, उसका होल स्क्वायर। उसी तरह यहाँ R12 का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, लेकिन R स्क्वायर दोनों के लिए हम लोग लिखेंगे R। तो R स्क्वायर, डायरेक्शन किधर होगा, इन दिस वे। तो यह जो डायरेक्शन होगा वह पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 के डायरेक्शन में R12 कैप
इसको फिर से हम लोग इसी आधार पर क्या बोल सकते हैं, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 RQ इंटू R12 वेक्टर। अब R21 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, R12 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लंबाई दोनों का मैग्नीट्यूड R है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट वेक्टर हो गया। एज R21 वेक्टर बराबर माइनस R12 वेक्टर। इसको इक्वेशन 1 कर दिया जाए, इसको 2 कर दिया जाए। thus from 1 and 2 वी में राइट, हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, है ना, क्या यह और यह दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा। इट मीन्स F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर। राइट, F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर। सर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। एक तरह से एक्शन रिएक्शन पेयर लॉ हो गया। जितना फोर्स इसके कारण इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स इसके कारण इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यह न्यूटन्स थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट बोला जा सकता है ना, कि इट इज़ अदर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो वही चीज़ इसको यहाँ एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, है ना। पहले इतनी बात समझ गए सारे बच्चे, तो सर क्लियर है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर के केस में, है ना। thus कूलम्स लॉ एग्रीज विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका दूसरा केस आप खुद देखो, यहाँ माइनस माइनस कर सकते थे, रिपल्सन होगा, सब चीज़ सेम डिट्टो होगा। Q1 इंटू Q2 कल को भी मैं बता रहा था इस तरह का कि प्रोडक्ट क्या होगा, मोर देन 0 पॉजिटिव होगा, या तब होगा जब दोनों प्लस या दोनों माइनस। मैं ग्राफ बताया था, फोर्स विल भी पॉजिटिव लिया था, रिपल्सिव फोर्स को पॉजिटिव बोलेंगे। ग्राफ F वेरीज 1/r² का ग्राफ कल बता रहे थे। अब इसी का सेकेंड केस मैं बताने जा रहा हूँ। केस सेकंड में क्या लिखना है बच्चों, इफ Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, दैट इज इन केस ऑफ टू अनलाइक चार्जेस। अब देखो मैं इसको चेंज कर दूं, है ना, थोड़ा सा। एक प्लस और एक माइनस। अब इस पर फोर्स F21 इन दिस वे अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को, और इस पर फोर्स क्या लगेगा इस डायरेक्शन में, F12 दोनों अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 1, F21 बराबर यहाँ केवल लिखा जाएगा क्या मेरे बच्चों, R12। यह किस डायरेक्शन में लगेगा, टुवार्ड्स 1, अट्रैक्शन का केस होगा, तो R12 पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। और यहाँ भी यह R12 लिखा जाएगा, यह R जैसे यह R21 कैप लिखेंगे, R12 कैप भी इसी तरह से, R12 कैप बराबर R12 वेक्टर बाई आर मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 2, F12 बराबर यहाँ फिर बदल जाएगा मेरे बच्चों, R21, वह फोर्स इधर लगेगा टुवार्ड्स 2, तो R21 पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। यहाँ पर फिर वही चीज़
R21 और फिर एज R21 वेक्टर बराबर माइनस 10 फ्रॉम 1 एंड टू बी में राइट F21 बराबर माइनस F12। इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, फिर से दोबारा बात तो एक ही आ रही है। तो इस तरह से हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्सन, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज दोनों केस में वेक्टर फॉर्म बताए। कल को मैं बताया अगर मान लेते इसी को x2 y2 z2, इसको x1 y1 z1, तो R2 का वेक्टर का वैल्यू लिखना सिखा रहे थे, i इंटू x2 प्लस j इंटू y2 प्लस k इंटू z2, R1 का i इंटू x1 प्लस j इंटू y1 प्लस k इंटू z1। बहुत सारे केसेस में इसका यूज़ भी नहीं है, लेकिन बोर्ड के लेवल की बात है करते हैं। तो अगर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पूछेगा तो सिस्टम में लिखा जा सकता है, दो केस बनाकर। चला जाए अब इसके आगे आप बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी को फिर से मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ नए तरीके से। अब क्या है सो देख लो। अब if two charged particles Q1 and Q2 are placed at distance apart, at distance r apart, बार बार तो यही लिखते आ रहे कूलम्ब्स लॉ में, Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 r square. If two charged particles Q1 and Q2 are placed at distance r apart, in a medium of relative permittivity epsilon r, then force between them is given as F बराबर Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 epsilon r into r square. Now medium between two charges is removed, then force between them increases, but to get the same value of force as in previous case, first case, then separation between two charges is increased. Let in this case separation between two charges, in this case separation between two charges becomes r dash, then F बराबर Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 r dash square. इक्वेशन नंबर 2 दिस मच। इक्वेशन 1 कर दे पहले वाले को, दोनों में सेम फोर्स आना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक हटाएंगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, और फोर्स उतना ही लाने के लिए फर्स्ट केस में जितना फोर्स था, तो सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, इंक्रीज कर देंगे। तो वो सेकंड चेंज केस में जो डिस्टेंस हुआ आर डैश, वह आर डैश मोर देन आर डैश मोर देन आर, कंपेयरिंग फ्रॉम 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2,
वी गेट व्हाट वी गेट आर डैश बराबर अंडर रूट इप्सिलॉन आर इंटू आर। इप्सिलॉन आर बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, आर डैश बाई आर का होल स्क्वायर। इप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। या मैं बोल रहा था आर डैश ग्रेटर देन आर, या होना ही होना है कि या ग्रेटर देन 1 होगा तो आर डैश ग्रेटर देन आर। जो डायलेक्ट्रिक में आर डिस्टेंस था, एयर में वही डिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट हो गया मेरे बच्चों, अंडर रूट इप्सिलॉन आर इंटू आर। अंडर रूट इप्सिलॉन आर इंटू आर। यह पूरे में डायलेक्ट्रिक था और डायलेक्ट्रिक को हम लोग हटा दिए तो इतना डिस्टेंस कर देंगे दोनों चार्ज के बीच का, तो फोर्स दोनों केस में सेम आ जाएगा। तो यह एक फार्मूला मिला फिर से किसका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी का। 3 फार्मूला कल था और फिर एक चौथा फार्मूला मिल गया। वो सब एक साथ हम लोग ग्रुप में बना देंगे तब और समझ में आएगा। इतना याद रखेंगे। अब इससे आगे इसका यूज क्या है सो देखा जाए। इतनी बात जानने के बाद एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डिस्टेंस या थिकनेस T है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन आर है, ये दूरी R है। ये T डाइलेक्ट्रिक में मटेरियल है T थिकनेस तक। यह अगर एयर लेते तो कितना डिस्टेंस होता, उसके बेसिस पर अंडर रूट इप्सिलॉन आर इंटू टी। और एयर में अब कितना डिस्टेंस रह गया बच्चों, या T है या पूरा R था तो R माइनस T, ये दोनों मिलकर होगा। इस केस में, इन दिस केस, फोर्स बिटवीन 2 चार्ज, बड़ा काम का फॉर्मूला मेरे बच्चों, बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल is given as F बराबर Q1 Q2 by 4 pi इप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर कलाकारी देखो भाई, अब एयर के लिए कितना डिस्टेंस हो गया तो R माइनस टी, और T है डाइलेक्ट्रिक के लिए तो उतनी दूरी कौन हो जाएगी तो रूट अंडर इप्सिलॉन R इंटू टी, और यह डिस्टेंस का स्क्वायर। यही हमको समझाना था कि इसके आधार पर अगर हम लोग जनरली पढ़ते क्या है बच्चों कि Q1 Q2 के बीच में पूरा मीडियम जो है सो फ्री स्पेस है, या पूरे में वाटर भरा हुआ है, पूरे में कोई मीडियम रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़े दूर तक मीडियम है, दूसरा मीडियम और एयर है या वैक्यूम है जो भी है, तो उस केस का सवाल इस तरह से बने। ये अभी तो एक डाइलेक्ट्रिक की बात की है, अब इसमें 2 और 2 से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा इस फोर्स का फार्मूला। तो फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल, जब T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक बीच में इंसर्ट कर दिए हैं, अच्छे ढंग से बार बार इसको करते रहना होगा। T डिस्टेंस इप्सिलॉन R के लिए था, वही एयर में हम लोग बात कर दें तो वही अंडर रूट इप्सिलॉन R इंटू टी हो जाएगा। तो एयर के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया R माइनस टी और प्लस रूट अंडर इप्सिलॉन R इंटू टी, तो R स्क्वायर की जगह पूरा उतना लिखा दिए। एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, इसके बीच में T1 डिस्टेंस तक इप्सिलॉन R1, T2 डिस्टेंस तक इप्सिलॉन R2 थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ इस लाइन के बीच में। कोई जरूर नहीं, हटा के भी रखा रहेगा। ये वो बीच का सेपरेशन इनिशियल है R, मतलब है 2 किरणों के बीच का सेपरेशन R है। अब इस केस में फोर्स क्या होगा, इन दिस केस फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल, F बराबर Q1 Q2 बाई
अगर कुछ नहीं रहता तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर लिखा जाता। अब इस आर के जगह क्या होगा, आर माइनस कितना T1 प्लस T2, एयर में इतनी दूरी हो गई और डाइलेक्ट्रिक में कितनी दूरी है तो T1 और T2, जो एयर में उसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होगा तो वह डिस्टेंस होगा एप्सिलॉन R1 इंटू T1 प्लस एप्सिलॉन R2 रूट अंडर इंटू T2 और ये पूरे का क्या चीज़ होल स्क्वायर आर स्क्वायर। ये बड़ा काम का चीज़ है। जनरली अभी तक इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड ई सब में तो नहीं पूछता है, आगे के दौर में अगर कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो थोड़ा सा आइडिया और रहना चाहिए। है कुछ नहीं, पूरे में 50 सेंटीमीटर था, या 2 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर घट के 40 सेंटीमीटर एयर में हो गया, ये 40 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर के जगह एयर में क्या होगा रूट अंडर एप्सिलॉन R1 इंटू क्या चीज़ 2 वाला बात सेंटीमीटर में, और एप्सिलॉन R2 वाला में क्या इतना में ये किसके इक्विवेलेंट होगा एयर में, तो रूट अंडर एप्सिलॉन R2 इंटू T2। ये चीज़ समझ में आएगा। अगर इसी में एन डाइलेक्ट्रिक होता, देन एन मीडियम होता तो क्या लिखेंगे, जैसे Q1 Q2 और यह T1 डिस्टेंस एप्सिलॉन R1 और बीच में और इसी तरह का यह एप्सिलॉन Rn और क्या चीज़ Tn, यह थिकनेस बीच में और सेवरल है, या सेपरेशन R है, तो फोर्स क्या होगा इस केस में। फोर्स कोई लिटरेचर नहीं लिखा रहे, सिर्फ आप इसको समझ गए तो काम हमारा हो चल जाएगा। क्या होगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn। ये एयर का डिस्टेंस हो गया, और प्लस कितना रूट अंडर एप्सिलॉन R1 इंटू T1 प्लस रूट अंडर एप्सिलॉन R2 T2 और प्लस डॉट 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 प्लस रूट अंडर एप्सिलॉन Rn इंटू Tn, और तब होल स्क्वायर लगा देंगे इसके नीचे। ये फोर्स का फॉर्मूला। अगर संयोग से पूरे में हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख दिए, इफ R बराबर T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn, पूरा फील्ड हो गया है सेवरल डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, तब ये चीज़ हो जाएगा। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और उस केस में फोर्स क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 रूट अंडर एप्सिलॉन R1 इंटू T1 रूट अंडर एप्सिलॉन R2 इंटू T2 प्लस डॉट 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 रूट अंडर एप्सिलॉन Rn इंटू Tn का होल स्क्वायर। ये सब काम का चीज़ है सवालों को बढ़ाने का। अभी जस्ट मैं बताया आपको कि पहले मीडियम था, बाद में मीडियम हटा लिए, फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा 2 चार्ज पार्टिकल के। अब हम लोग को चाहते हैं क्या चीज़, पहले वाला ही फोर्स आवे जो कम था, तो बीच के सेपरेशन को हम लोग क्या कर दिए, बढ़ा दिए। डाइलेक्ट्रिक तो हटा दिए और बीच के सेपरेशन को बढ़ा दिए। वो डिस्टेंस R डैश लिखा, जो R डैश इनिशियल R से क्या हो गया, बड़ा हो गया, और R डैश का फॉर्मूला निकाल कर दिखाया बच्चों, अंडर रूट एप्सिलॉन R इंटू R। पहले R डिस्टेंस था डाइलेक्ट्रिक में, एयर में और फ्री स्पेस में, वही डिस्टेंस कितने इक्विवेलेंट के बराबर, किसके कितना डिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो गया, तो वह इक्विवेलेंट डिस्टेंस जो हो गया वह रूट अंडर एप्सिलॉन R इंटू R के बराबर हो गया। अब इसका जस्ट रिवर्स केस सोचो बच्चों, कि पहले एयर था, बाद में डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल कर दी, फोर्स घट गया। अब फोर्स घट गया, डाइलेक्ट्रिक को रखे रहना है, फोर्स उतना ही लाना, तो बीच के सेपरेशन को क्या करेंगे, कम कर देंगे, और तब फोर्स पहले वाला प्राप्त कर लेंगे। तो उस केस में बाद वाला डिस्टेंस और पहले वाला डिस्टेंस का रिलेशन फिर किसके टर्म में, एप्सिलॉन R के टर्म में, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में लिखना है। तो मैं वह लिखा देता हूँ अगला केस बना के। इफ 2 चार्ज पार्टिकल्स
Q1 and Q2 are placed at distance r apart in vacuum or in air. Then force between them, electrical force between them, F बराबर Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 r square. Now the medium between two charged particles is filled with dielectric constant. बीच में जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा उसको डाइलेक्ट्रिक भी बोलेंगे, है ना, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r. Then force between them is given as F dash बराबर Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 epsilon r into r square. Force is reduced, है ना, to get, इससे जस्ट बात, to get same force as in first case, we reduce the distance. Let new distance becomes r dash. Then F बराबर Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 epsilon r into r dash square. इक्वेशन नंबर उतना ही F लेंगे. F dash here, F dash is less than F. अब F dash को F करने के लिए डाइलेक्ट्रिक रहने दो और उसको बीच के सेपरेशन को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे. फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा. तो फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक लाना है, F तक लाना है. तो यह न्यू डिस्टेंस जो रिड्यूस डिस्टेंस हो गया वह r डैश हो गया. r डैश इज लेस देन r. यहाँ देखें, अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, है ना, इसको जस्ट मिटा लिया जाए तब हम लिख दें. नीचे वाले को मिटा देते हैं. Comparing equation 1 and equation 2, we get r बराबर अंडर रूट एप्सिलॉन r इंटू r डैश. इसलिए r डैश बराबर r बाई रूट अंडर एप्सिलॉन r. बाद वाली दूरी कितनी हो जाएगी, तो बाद वाला दूरी सेपरेशन दोनों सेम चार्ज सेम फोर्स प्राप्त करने के लिए कम हो जाना चाहिए. अब यहीं से फिर एप्सिलॉन r क्या निकलेगा बच्चों, तो एप्सिलॉन r बराबर r बाई r डैश का होल स्क्वायर. इससे पहले वाला में r डैश बाई r का होल स्क्वायर था. r डैश ग्रेटर देन r, यहाँ पर r ग्रेटर देन r डैश. दोनों में लगता है कि दो जस्ट रिवर्स फार्मूला है, लेकिन मामला वही है. एप्सिलॉन r इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. यहाँ इनिशियली एयर था, बाद में डाइलेक्ट्रिक लाए हो. वहाँ पहले डाइलेक्ट्रिक था, बाद में हम लोग डाइलेक्ट्रिक को हटा दिए और वही एयर और फ्री स्पेस हो गया. तब इस तरह का केसेस का फार्मूला हो गया. एप्सिलॉन r का अभी तक 5 फार्मूला जान गए बच्चों. एप्सिलॉन r
मैं बार बार लिखते रहूँगा एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट Q0/Q0 माइनस QI। बोलोगे इंड्यूसिंग चार्ज, सोर्स चार्ज, QI इंड्यूस्ड चार्ज। दूसरा मैं कल बता रहा था F एयर बट्टा F मीडियम। आज के डेट में पहला फॉर्मूला था R' का होल स्क्वायर, और फिर सेकंड केस में क्या होता है R/R' का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला आता है। ये इसमें इनिशियली डायलेक्ट्रिक था, बाद में डायलेक्ट्रिक नहीं था। सॉरी, इस केस में पहले एयर था, बाद में हम लोग क्या कर दिए डायलेक्ट्रिक डाल दिए। और ये R'/R' का होल स्क्वायर वाले केस में पहले क्या है वैक्यूम में था और तब उसको डायलेक्ट्रिक में डाल दिए। तो इस तरह का फॉर्मूला है। ये इसी में एक और फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे R/R' का होल स्क्वायर। कब कौन R' ग्रेटर दैन R, यहाँ R ग्रेटर दैन R'। इतना सोचना पड़ेगा आपको। रिलेटेड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बोला स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस, रिलेटिव परमिटिविटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू लगभग 81-80 लेते हैं बच्चों। बहुत सारे केस में देखोगे टेम्परेचर के साथ लिख दे, तब दिमाग में आवे तो उस बात को इस तरह का इम्पॉर्टेंट पॉइंट डबल स्टार मार करके लिख दो। विथ राइज इन टेम्परेचर with rise in temperature epsilon r decreases and force between two charges increases। ये क्या बोला विथ राइज इन टेम्परेचर एप्सिलॉन आर क्या होगा डिक्रीज करेगा, है ना। अब फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल वह क्या होगा इंक्रीज करेगा। एप्सिलॉन आर घटेगा, फोर्स क्या होगा बढ़ेगा। अगर बशर्ते उसके दोनों के बीच में क्या है ना कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम, मान लो वाटर ही है, 20 डिग्री सी पर वाटर है और दोनों चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2 कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर। बाद में टेम्परेचर मीडियम का बढ़ गया, है ना, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्या होगा उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ने से घटेगा, और घट जाएगा तो क्या होगा फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये भी एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट निकल कर आया। मैं दिखाता हूँ आगे आप फिर से। चार्ज पार्टिकल के इंट्रैक्शन के लिए कूलम्स लॉ आया। अब सिस्टम में सेवरल चार्जेस हो और किसी एक चार्ज पर फोर्स की बात करें तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। अब जिस चार्ज पार्टिकल को टारगेट माने हैं, जिस पर फोर्स निकालना है, उसके सराउंडिंग में जितना चार्जेज है सब चार्जेस के कारण उस पर का फोर्स निकाला जाएगा टारगेट पर, और सबका वेक्टर सम लेंगे साइमल्टेनियसली, एक साथ सब चार्जेस को लेना है, और तब जो उसका वेक्टर सम होगा वो नेट फोर्स ऑन दैट टारगेट ड्यू टू चार्जेस इन द सराउंडिंग। और वो जो टारगेट पर जो फोर्स लगा रहा है कोई दूसरा पार्टिकल तीसरा पार्टिकल, वो दूसरे तीसरे के बीच में क्या फोर्स है उससे उसको कोई मतलब नहीं है टारगेट के फोर्स को, वह उससे इंडिपेंडेंट होगा। तो ये इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेव्स में अलग तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेक्टर में अलग तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेक्टर में तो थोड़ी सी आइडिया होगी कि जितने भी वेक्टर्स है सबके एक्स कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे, सबको वाई कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे, सबके जेड कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन वेक्टर। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं फोर्सेस के टर्म में। इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशन में डिट्टो चीज़ पढ़ा हुआ है, वहाँ भी सेवरल पार्टिकल्स के बीच का फोर्सेस निकाले। तो मैं स्टेटमेंट लिखा दूँगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फोर्स ऑन एनी चार्ज
due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge, जिसको टारगेट चार्ज बोल रहे हैं हम, due to the other charges taken one at a time, the individual forces are unaffected due to the presence of the other charges. This is known as principle of superposition. अब इसके मैथमेटिकली हम लोग दिखा देते थोड़ा सा. A system of n charges q1 q2 ... qn, then net force on charge 1 is given as F1 vector बराबर F12 vector, force of interaction between 1 and 2, फिर F13 vector, F14 vector and ... Fn F1n 1 और nth पार्टिकल के बीच में. यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अभी समझने का कोशिश करो बच्चों. Q1, Q2, Q3, Q4. अब नेट फोर्स ऑन Q1, ये डिस्टेंस कुछ हो R12 बोला जाए, ये डिस्टेंस R13 बोला जाए, ये डिस्टेंस R14 बोला जाए, सब पर प्लस प्लस दिखा दे. नेट फोर्स ऑन Q1 किसके सिस्टम में 4 चार्ज है, लेकिन इस पर निकालना, इसके सराउंडिंग में 3 है तो 3 फोर्स होगा. F1 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर. फोर्स ऑन पार्टिकल 1. F12 को तुम लिख सकते हो बच्चों, कूलम्स लॉ Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 R12 का स्क्वायर इंटू ये, इस पर फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो उसको R21 कैप लिखा जाएगा. R21 कैप सब में प्लस प्लस लिया है. R21 कैप. दूसरा F13 वेक्टर तो Q1 Q3 by 4 pi epsilon 0 R13 स्क्वायर इंटू, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस चार्ज पर फोर्स इसके कारण इन दिस वे में, तो R31 बोला जाएगा. तो R31 कैप, सॉरी यह R12 बोला जाएगा. पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, यह रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, सॉरी इसको R12, इसको यह इस डायरेक्शन में, तो 1 3, पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3, ये डायरेक्शन होगा इसका, तो R13. फिर इसी तरह Q1 Q4 by 4 pi epsilon 0 R14 स्क्वायर इंटू, अभी इसका डायरेक्शन इधर, इस पर फोर्स रिपल्सिव फोर्स माइनस रहता तो इधर, प्लस है तो इधर, तो क्या होगा मेरा बच्चा, यहाँ पर क्या लिखेंगे R14 कैप. इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके सेवरल चार्ज सिस्टम में एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालने का यह तरीका है. तो आप सवालों में इसी तरह का यूज करेंगे. तो देखिए आगे बढ़ते चले हम. अब हम लोग इक्विलिब्रियम के कंडीशन को पढ़ने चले हैं. अब 2 चार्ज का सिस्टम, 3 चार्ज का सिस्टम, 4 बहुत सेवरल चार्ज के सिस्टम को अब स्टडी करने चले हैं हम लोग. दो आइडेंटिकल चार्ज
क्यू क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। इसके मिडिल में कोई भी चार्ज रखते हैं, Q0 प्लस Q0 रखें। इस पर फोर्स, इस डायरेक्शन में एक फोर्स, इसके कारण फोर्स इधर, यह डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r/2 होगा, ये डिस्टेंस भी क्या r/2। तो फोर्स जो होगा, इसको एक तरह से समझने के लिए 1, इसको 2, इसके कारण के फोर्स को F1 बोल लें, इसको F2 बोल लें। F1 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, F2 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। हेयर नेट फोर्स ऑन Q0, हेयर नेट फोर्स ऑन Q0 मस्ट बी 0। दूसरा एग्जाम्पल में यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू। इसके सेंट्रॉइड पर अगर इसका साइड हम लोग ए ले ले, ए ले ले, ए ले ले, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, और यहाँ पर Q0 चार्ज रखा जाए, इसके कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके कारण फोर्स इस प्लस Q0 पर इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको 1 A B वाले को 2 C इसको 3, एक फोर्स यह F2 बोला जाए, यह F3 फोर्स, और यह F4 फोर्स। ये टोटल एंगल 120 डिग्री होगा। यहाँ जो F4 हुआ, F1, यह F1 बराबर F2 बराबर F3 मैग्नीट्यूड में, इन मैग्नीट्यूड सारा डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। ये डिस्टेंस है, कितना होगा भाई इसका डिस्टेंस, यार 2:1 के रेशियो में बांटता है। इस डिस्टेंस को हम लोग r लिख लें, यह r लिख लें, यह r लिख लें, तो यह r और r/2, यह ना फिगर में अलग से इक्विलैटरल ट्रायंगल 3r/2 बराबर √3a/4। एक मिनट, दिस इज a/2, यह तुमको पता है, a² माइनस a²/4 रूट अंडर, तो दिस इज √3a/2। तो r का फॉर्मूला, यह r है तो यह r/2 होगा, टोटल डिस्टेंस 3r/2, तो दिस मच इतने के बाद, तो r बराबर a/√3 बोला जाएगा। तो यह फॉर्मूला जो मिलेगा वह Q0/4πε0 a/√3 का होल स्क्वायर, 3Q0/4πε0 a/√3। नेट फोर्स तो 0 होगा। हम कल को बोल रहे थे कि लामीज थ्योरम पढ़ोगे यार, तो लामीज थ्योरम से भी। और दूसरा क्या है, इस F2 और F3 का रिजल्टेंट, यह पूरा 120 डिग्री है, F2 और F3 बराबर है, इक्विवेलेंट वेक्टर, तो F2 और F3 का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, दिस मच। और डायरेक्शन क्या होगा, बाइसेक्टिंग लाइन पर यह 60 डिग्री इधर, 60 इधर होगा, और उतना ही बड़ा फोर्स किधर काम करेगा, उतना ही बड़ा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, F1 वेक्टर, F1 फोर्स। तो दोनों इक्वल और अपोजिट होगा, तो नेट फोर्स ऑन Q0, नेट फोर्स ऑन Q0 विल बी 0। फिर से F2 और F3 का सम इस तरह वो A के डायरेक्शन में होगा और उसका वैल्यू इतना होगा,
और F1 का जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन उतना ही वैल्यू होगा। तो इसका मतलब तीनों का वेक्टर सम क्या होगा, नेट फोर्स ऑन Q0 विल बी 0। और भी डिफरेंट तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ये एंगल ये 30 डिग्री, इसको अगर अलग से हम लोग करें तो EV 30 डिग्री, या फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है या सेकेंड क्वाड्रेंट या -j, सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं और सब का वेक्टर सम निकाल के क्या करेंगे, 0 कर सकते हैं। F2 वेक्टर अल्टरनेटिव जो कर रहे हैं समझाने के लिए कर रहे हैं। एकदम याद रखना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर 3 आइडेंटिकल चार्ज मैग्नीट्यूड और नेचर में समान है, तो उसके सेंट्रॉइड पर कोई भी चार्ज रखेंगे तो पूरा वो नेट फोर्स उस सेंट्रॉइड पर विल भी 0 होगा। आगे चल के देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी 0। और उसके बाद जो हमको निकालना है क्या, इस पर कौन सा चार्ज रखे कि यह पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, इस पर कौन सा चार्ज रखे कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ये तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन यहाँ पर कौन सा चार्ज रखेंगे कि इस पर भी नेट फोर्स क्या हो, 0। इसके कारण फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इसके इक्विलिब्रियम होने के लिए एक फोर्स इधर लगना, तो दस Q0 मस्ट बी निगेटिव। अगर दोनों निगेटिव है तो यह मस्ट बी पॉजिटिव है। और यहाँ पर भी अगर देख रहे हैं कैसे क्या करते हैं कि जो इस पर फोर्स, इस पर देखो बाबू तुम बताओ, इस चार्ज पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, E+ वाला इसको इधर ठेलेगा, इतना समझे, E+ वाला इसको इधर ठेलेगा। इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब इसको 0 करने के लिए निश्चित तौर पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेंगे, और जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगेगा, तब जाके यह पूरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ई तो हर कंडीशन में अगर तीनों चार्ज बराबर नेचर, बराबर मैग्नीट्यूड और सेम नेचर का है, इस सेंट्रॉइड पर कोई भी चार्ज रखेंगे तो वह इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन यहाँ पर एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ चार्ज रखा जाएगा, जो यह प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे, तब जाके इस पर का नेट फोर्स 0 होगा, इस पर का नेट फोर्स 0 होगा, इस पर का भी नेट फोर्स 0, यानी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज को निकालना पड़ेगा कि सेंट्रॉइड पर कितना। इसी तरह का स्क्वायर का केस बनाएंगे। पहले अल्टरनेटिव मेथड को देख लो मेरे बच्चों। F2 वेक्टर जो भी है, यह एक कोई वैल्यू मान लो कि इसका कोई वैल्यू है F ही मान लेते हैं, चाहे कुछ अलग से कोई फोर्स माना जा सकता था, P मान लें कि सबका वैल्यू F1 F2 F3 P के बराबर है। तो F2 वेक्टर के जगह P cos 30 डिग्री I प्लस P sin 30 डिग्री J, ये चीज़ सारे बच्चे को आ रहा है क्या। एक वेक्टर है बच्चों P वेक्टर, या थीटा एंगल पर तो इधर का कंपोनेंट P cos थीटा, इधर का कंपोनेंट P sin थीटा वेक्टर है ना। शुरुआती क्लासेस 11th सब में आप पढ़े होंगे, मेरे द्वारा बोला जाता है वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा वह कंपोनेंट cos और दूसरा sin। तो यही चीज़ है P cos 30i प्लस P sin 30j। F3 वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड उसका भी P है, क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का केस है, तो माइनस P cos 30i प्लस P sin 30j। और F1 वेक्टर, F1 वेक्टर तो माइनस J बोला जाए। हम लोग इस डायरेक्शन को X वाला ले रहे हैं, इसको वर्टिकल वाले को Y वाला ले रहे हैं, तो क्या होगा माइनस JP। अब नेट फोर्स ऑन Q0 F वेक्टर बराबर कहाँ से, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। Q0 के सराउंडिंग में 3 चार्जेस हैं, तो वह F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। हाउ मच, जोड़ो सबको, ये टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा, क्या बचेगा माइनस J इंटू P प्लस ये J बाद में लिखो पहले लिखो कोई फ़र्क नहीं, कितना J इंटू 2P sin 30,
ये टर्म कट गया, साइन 30 साइन दोनों जुट गया, और साइन 30 बराबर 1/2 2 कैंसिल, और माइनस जे इंटू पी और माइनस जे इंटू पी, माइनस जे इंटू पी प्लस जे इंटू पी बराबर 0। करने की कोई ज़रूरत नहीं यार, साइमेट्री ये सब बोला जाएगा और उसके आधार पर सेंट्रॉइड पर नेट फोर्स 0 होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर इक्वल चार्ज रखा जाए तो सेंट्रॉइड पर नेट फोर्स 0 होगा, चाहे वहाँ कोई भी चार्ज रखो। इतना बात समझने के बाद हम आगे बात करने चले। फिर से स्क्वायर वाले केस में भी इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इसके सेंटर पर 1 2 3 4 दे दे। यहाँ पर इसके कारण फोर्स F4 इधर काम करेगा, इसके कारण यह 2 है तो F2 काम करेगा, F2 और F4 इक्वल और अपोजिट होगा, यह F1 काम करेगा, और यहाँ प्लस Q0, यहाँ पर F3 फैक्टर कहेंगे। सब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हो गया। नेट फोर्स क्या होगा 0। आप तोड़ के करोगे तब भी क्या होगा, तो नेट फोर्स ऑन Q0 एट O बराबर 0। एक लाइन बोला जा सकता है साइमेट्री के आधार, तो इस तरह का। और नहीं तो आपको मन करे तो कर लीजिए, ए या √2a होगा, इसका हाफ डिस्टेंस क्या होगा a/√2। यहाँ F1 F2 F3 F4 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर F4 बराबर Q0/4πε0। देखोगे बहुत सारे बुक में बहुत सारे राइटर क्या करके रखा है, K लिखता है, किसके लिए 1/4πε0 लिखने में सुविधा होगा, लेकिन हम लोग K न लिखकर हर जगह पूरा फॉर्म लिख रहे हैं 1/4πε0। Q0/4πε0, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/√2 का होल स्क्वायर। √2a पूरा, इसका हाफ √2a का हाफ, तो a/√2। यह क्या निकल कर आएगा 2Q0/4πε0 a स्क्वायर। अब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, इसको रिजॉल्व करो, नहीं तो यह वेक्टर और यह वेक्टर इक्वल और अपोजिट है, नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। और उसी तरह फिर क्या, इसका वेक्टर सम भी क्या होगा 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। अब तुमको इसको जनरलाइज्ड कर देना है मेरे बच्चों कि n साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन है और उसके हर वर्टेक्स पर इक्वल अमाउंट ऑफ सेम नेचर ऑफ चार्ज रखा हुआ है, तो उसके सेंटर पर, उस कन्फिग्रेशन के सेंटर पर क्या होगा, नेट फोर्स, कोई भी चार्ज रखेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा, चाहे वो पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, जो भी होगा रेगुलर होना चाहिए, तो वहाँ पर नेट फोर्स सेंटर पर क्या होगा 0 होगा। ये तो 2 चार्ज पार्टिकल, 3 चार्ज पार्टिकल, 4 चार्ज पार्टिकल, पेंटागोन बोले रेगुलर पेंटागोन, जो 72 के सेंटर पर का एंगल 5 इक्वल पार्ट्स में बटेगा रेगुलर पेंटागोन में। हेक्सागोन में 6 इक्वल एंगल में टूटेगा, 60 का बाइफर्केशन। 4 स्क्वायर वाले केस में 90 में हर यह टूटता चला गया, सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लाइंस होगा। या 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला में 360 जो है 3 इक्वल पार्ट्स में 120 में टूटेगा। तो इस तरह की बातों को हम लोग स्टडी कर ले चले हैं। अब आपको दिखाना है कि Q0 क्या होगा, जो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं पढ़ रहे थे, सिर्फ Q0 को इक्विलिब्रियम में कह रहे थे, या Q0 को इक्विलिब्रियम में कह रहे थे, इस Q0 को इक्विलिब्रियम में कह रहे थे, इस पर भी नेट फोर्स 0 कर देंगे, इस पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस पर भी 0, तब पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा इक्विलिब्रियम। तो उस केस में Q0 का एक सर्टेन वैल्यू होगा, उसका नेचर जस्ट, इसका प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ भी प्लस है तो माइनस होगा, या दोनों माइनस होगा तो यह प्लस होगा, यहाँ तीनों माइनस होगा तो यह प्लस होगा। तो ऐसे का स्टडी करना पड़ेगा आपको। तो मैं आगे फिर दिखाता हूँ इसको।
अभी तक 2 चार्ज इक्वल चार्जेस का सिस्टम, 3 इक्वल चार्जेस इक्विलैटरल ट्रायंगल का सिस्टम, 4 चार्जेज स्क्वायर वाला सिस्टम को देखें। अब उसी तरह एक पेंटागन की बात कर दो, रेगुलर पेंटागन। पाँच को बराबर बराबर ये ट्रायंगल बन जाएगा। यह Q0, यहाँ प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। नेट फोर्स ये एंगल कितना 72 डिग्री, ये एंगल भी क्या चीज़ 70, सब 72 70 360/5। यह रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। हेक्सागोन में यहाँ ओ पर Q0, या ए साइड ए साइड ए साइड ए साइड, सब ई भी ए होगा ई भी होगा, सब 60-60 वाला होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा ये हेक्सागोन वाले केस में। इसको Q ओ पॉइंट ले लें। तो नेट फोर्स ऑन Q0, नेट फोर्स ऑन Q0 इन एबव केसेस विल बी 0। ये पांचों पर बराबर बराबर रख देंगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये दिखाने का जरूरत नहीं, साइमेट्री के आधार पर बोला जाएगा कि नेट फोर्स अगर सबके वर्टेक्स पर एन साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगॉन है और उसके सारे वर्टेक्स पर बराबर बराबर चार्ज सेम नेचर वाला डाला जाए तो उस रेगुलर पॉलीगॉन के सेंटर पर कोई भी चार्ज रखेंगे वह चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। 2 लाइन इसका लिखा जाए थोड़ा सा। इन ऑल एबव केसेस नेट फोर्स ऑन Q0 एट O विल बी 0। और जनरल स्टेटमेंट बना देते हैं। जनरल इससे पहले इसको आपको फिगर बना लो और लिख लो तब। जी बात है, ये तो पेंटागन, हेक्सागोन, ट्रायंगल, स्क्वायर के केस में देख, या एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन के लिए वैलिड होगा। दिस इज ट्रू फॉर एनी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग इक्वल चार्ज Q एट ऑल इट्स वर्टिसेस। और सारे के सेंटर पर नेट कोई भी चार्ज रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स आगे चल के नेट फील्ड विल बी 0। तो ये देखो, और इस पर कौन सा ट्रिक मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ सो देखो। मान लो इन सारे पर लिखना था प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब है क्या इस सवाल में, अब कहता क्या है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है और एक साइड का प्लस क्यू गायब है। अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है अगला स्टेप में, और तब कहता है नेट फोर्स निकाल लो सेंटर पर। तो हम अपने मन से क्या कर दें, अगर वैसे केसेस में कहता है कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, अब कहता है नेट फोर्स निकालने के लिए, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि सारे पर तुम माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू मान लो अपने मन से, माइनस क्यू सब पर ले लिए। अब बताओ इस माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू के डालने से कोई इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा सवाल क्या हो गया, आसान हो गया। यह चार्ज कितना हो गया 0, ये भी चार्ज क्या हो गया 0, ये भी चार्ज क्या हो गया 0, यह 0 यह 0। अब अकेला फोर्स, अकेला चार्ज बच गया माइनस क्यू। यह था नहीं, लेकिन इस पर फोर्स इधर लगेगा तो इन पाँचों के कारण एक फोर्स इधर लगेगा जिसके कारण नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो हम लोग एक टेक्निक जाने, और नहीं तो सीधे क्या करते, यहाँ पर एक अपना मन से प्लस क्यू डालते, उसके कारण नेट फोर्स 0 हो गया। ये तो था नहीं, तो एक सिंगल चार्ज के कारण जो फोर्स निकलेगा
वही नेट फोर्स ऑन द नेट फोर्स एट ओ होगा ड्यू टू 5 चार्जेस, ड्यू टू 5 चार्जेस। तो वह फोर्स कितना लगेगा मेरा बच्चा इसके डायरेक्शंस में, या नेट फोर्स एट ओ क्यू 0 by 4 pi epsilon 0, यह 60 60 60 सब 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल सब साइड भी क्या होगा ये होगा, तो क्यू 0 बट्टा ए स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन पूछता इस पर या माइनस चार्ज इसको इधर की ओर खींचता तो नेट फोर्स इधर लगता। ये क्या कहे सवाल क्या बोला मैं कि रेगुलर हेक्सागोन है, उसके 5 वर्टेक्स पर क्यू चार्ज डाला हुआ है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, एक वर्टेक्स पर कोई चार्ज नहीं है। तो हम लोग क्या किए सब पर क्या कर दिए माइनस क्यू 6 पर रख दिए। उसके डालने से नेट फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे सिस्टम में क्या हो गया कि ये चार्ज 0 ये चार्ज 0 ये चार्ज 0 ये चार्ज 0 एगो बच गया। अब इस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी रिजल्टेंट फोर्स एट क्यू 0 ड्यू टू 5 चार्जेस, ड्यू टू 5 चार्जेस। तो ये तो टेक्निक की बात हुई कि कैसे सवालों बनाओगे, और भी मैं सवाल इस पर दिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, और भी आएगा इस तरह का सवाल। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर से इक्विलिब्रियम की बात पढ़ाने चले हैं। अब फिर थर्ड चार्ज Q0 find the position of third charge Q0 for equilibrium, for its equilibrium, and also find Q0 for the equilibrium of given system of two charges as shown below. इसको क्वेश्चन बना ले, प्रॉब्लम बना ले। एक चार्ज प्लस Q1, तुमको मैं बताया प्लस क्यू था तो मिडिल में होता था न्यूट्रल। वो थर्ड चार्ज कुछ भी ले लेंगे तो वहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ पर Q1 और प्लस Q2 और थर्ड चार्ज Q0 कहाँ पर लेंगे कि वह खुद इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो भैया देखो अगर हम इधर Q0 चार्ज ले रहे हैं प्लस लेंगे तो ये उसको ठेलेगा उधर, ई प्लस वाला भी उधर ठेलेगा तो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर माइनस भी ले लेंगे तो ई भी इसको अपनी ओर खींचेगा, ई भी इसको अपनी ओर खींचेगा, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, कभी जीरो नहीं होगा। दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं होगा। तो जीरो होने के लिए दोनों वेक्टर को अपोजिट होना मस्ट है। तो भैया देखो इधर फिर ले लो पॉइंट, लाइक चार्ज है दो, और इधर पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर प्लस लेते हैं तो इस डायरेक्शन में दोनों होगा, माइनस लेते हैं तो दोनों इस डायरेक्शन में होगा। तो कभी भी न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम का पोजीशन इधर नहीं प्राप्त हो सकता, इधर नहीं प्राप्त हो सकता है। तो सेम चार्ज वाले केस में दोनों के मिलाने वाली लाइन पर दोनों के बीच में ही क्या होगा, थर्ड चार्ज लेंगे जो यह क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अभी इसका क्या वैल्यू लेंगे और कौन सा नेचर लेंगे जो इस पर भी फोर्स जीरो हो, इस पर भी जीरो आए, इस पर तो खुद ब खुद जीरो होना ही। तो यह देख लें हम लोग, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, शुरुआत में दिया हुआ है तुमको, ये सिस्टम दिया हुआ है, ये पहले प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि Q1 Q2 दो चार्ज है, R सेपरेशन पर है। अब हम लोग को पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज निकालना है उसके इक्विलिब्रियम के लिए। तो इक्विलिब्रियम के लिए मैं बता रहा था कि यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉइंट मस्ट बी लाइज बिटवीन टू चार्जेस। और अगर दोनों अनलाइक चार्ज है, अब ये दो चार्ज है
लाइक चार्ज है तो बताओ अब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा तो इसके करीब होगा, तो और बड़े चार्ज से हमारा जो पॉइंट होगा रटने का, कंसेप्ट बनाने का बच्चों, वो होगा क्या चीज़, बड़े चार्ज से दूर और छोटे चार्ज के करीब, बड़े चार्ज से दूर और छोटे चार्ज के करीब, और तब के न्यूट्रल पॉइंट और इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। न्यूट्रल पॉइंट मैं बोल रहा हूँ बार बार, ऐसा पॉइंट जिस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सेवरल चार्जेस हो, लेकिन तो यहाँ कई चार्ज का सिस्टम है, दोनों के कारण फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाए, ऐसा पार्टिकुलर पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। तो हम लोग को पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट निकालना है इस केस में, न इधर हो सकता है न इधर हो सकता है, क्लियर। इसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता है, इसके ऊपर हो ही नहीं सकता है, कहा है कि वो जब वीक हो गया तो दो फोर्स, दो वेक्टर क्या होगा, दो वेक्टर क्या होगा, सर्टेन एंगल पर हो जाएगा, और ऐसा दो इंक्लाइन वेक्टर का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं होता है। जब एक लाइन पर होगा, इक्वल होगा, अपोजिट होगा, तब नेट रिजल्ट जीरो हो सकता है। तो अब इसको हम दिखाने जा रहे हैं, सवाल को कैसे बनाएंगे। एक पहला पॉइंट मैं बता दिया कि पॉइंट कहाँ पर होगा, इसके बीच में होगा। तो इसके अगला स्टेप में मान लेते हैं इस O पॉइंट पर Q0 पर है ना रखेंगे चार्ज, तो यह इस पर नेट फोर्स जीरो हो गया, यह न्यूट्रल पॉइंट। ये डिस्टेंस मान लो x है, तो दिस डिस्टेंस विल बी r माइनस एक्स। अब क्या होगा फॉर्मूला बताओ, इस पर एक फोर्स Q1 अगर प्लस Q0 चार्ज ले रहे हो तो किधर होगा, इस डायरेक्शन, माइनस Q0 लेते तो इधर लगता। तो फोर्स कितना होगा, इस पर दो फोर्स काम करेगा। हेयर फॉर इक्विलिब्रियम एट O क्या होगा बच्चों, Q1 Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर बराबर Q2 Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा मेरा बच्चा, है ना। क्या बचेगा, R माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बराबर Q2 बाई Q1। इसको रूट कर ले, R माइनस एक्स बाई एक्स बराबर अंडर रूट Q2 बाई Q1। ये समझ में आ रहा है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट और तब वह न्यूट्रल पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। मेरा बच्चा बताओ, R बाई एक्स माइनस 1 अंडर रूट Q2 बाई Q1, R बाई एक्स Q2 बाई Q1 प्लस 1, इसलिए x बराबर R बाई रूट अंडर Q2 बाई Q1। यही चीज़ सिखाए पहले कि Q2 Q1 बराबर हो जाएगा तो भी 1 हो जाएगा, तो R/2 मिडिल में न्यूट्रल पॉइंट होगा। यह रेडीमेड फार्मूला होगा। मेरी बात में MTR में बोलता रहता हूँ कि रटना है, मुझे तो रटना है, डायरेक्ट रट्टा मारो, x बराबर R बाई रूट अंडर Q2 बाई Q1 प्लस 1, या जब दोनों लाइक चार्ज था Q1 और Q2, दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। अब फॉर दिस इक्विलिब्रियम ऑफ दिस सिस्टम, यह Q0 इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम ऑफ दिस सिस्टम के लिए क्या केस होगा सो देखना है। इसको आगे बढ़ाते हैं फिर से। अब यहां फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, इस हम लोग Q1 पर कंसीडर करें बच्चों, इस Q2 के कारण एक फोर्स इधर लगेगा, तो इक्विलिब्रियम होने के लिए Q1 को इक्विलिब्रियम होने के लिए दूसरा फोर्स इधर लगना चाहिए। तो दूसरा फोर्स किसके कारण, Q0 के कारण, तो यह मस्ट भी क्या चीज़, निगेटिव। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस सिस्टम Q0 मस्ट बी निगेटिव एंड अब ये दोनों फोर्स Q2 के कारण फोर्स, Q0 के कारण फोर्स, दोनों इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। क्या होगा बच्चों बताओ, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, दिस मच Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, बीच का एक फोर्स इधर लग गया और दूसरा फोर्स इधर Q1 Q0 बाई
4 पाई एप्सिलॉन 0 दिस डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। इसके बाद तो क्या होगा, Q1 गॉन, 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 गॉन, Q0 बराबर Q2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब क्या है, Q0 मस्ट बी क्या चीज़, निगेटिव। मैं तुमको बोला यहाँ से अभी x का वैल्यू मैं निकाल दिया था और तुमको x बाई आर का वैल्यू इसी से पुट कर दे भाई लगा के, क्या होगा Q2 और x बाई आर का वैल्यू बताओ, तो 1 बाई Q2 बाई Q1 प्लस 1 क्या चीज़, होल स्क्वायर, या Q2, इसको एलसीएम ले लो तो ऊपर में क्या बचेगा, यहाँ Q2 सॉरी रहने दे, यह Q2 यह Q1 होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा Q1। अब Q1 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा Q2 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई रूट अंडर Q2 प्लस रूट अंडर Q1, चाहे सिस्टम में याद रखने के लिए रूट अंडर Q1 प्लस रूट अंडर Q2, यह Q0 थर्ड चार्ज। और निगेटिव होगा, जब दोनों प्लस था तो यह माइनस, तो रिक्वायर्ड चार्ज यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, जस्ट इसके मिटाने के बाद लिख देंगे रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ Q0 माइनस Q1 इंटू Q2 बाई रूट अंडर Q1, सॉरी यहाँ छूट गया, रूट अंडर Q1 प्लस रूट अंडर Q2 का होल स्क्वायर। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, इस सवाल को रिपीट कर देता हूँ, लेकिन लास्ट कंक्लूजन तुम क्या कर लो, लिख लो, हेयर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ Q0 बराबर माइनस Q1 इंटू Q2 बाई रूट अंडर Q1 प्लस रूट अंडर Q2 का होल स्क्वायर। ये था जब दोनों प्लस प्लस था, अगर दोनों माइनस माइनस होता तब क्या होता, यहाँ पर निश्चित तौर पर यह प्लस हो जाता। इतनी बात समझ गए। देख लो एक बार फिर से, कई चार्ज दिया हुआ है मेरे बच्चों सिस्टम में, 2 चार्ज, दोनों प्लस प्लस लिए। अब कहता है कि थर्ड चार्ज कहाँ पर रखोगे, जो वह क्या चीज़ में हो, इक्विलिब्रियम में हो, सिस्टम मतलब नहीं Q0 वाला नेट फोर्स 1। तो हमने दिखाया कि इधर अगर चार्ज लेते हैं तो क्या होता है, इस दोनों के कारण फोर्स एक लाइन पर एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, जो कभी जीरो नहीं होगा। इधर भी लेते हैं तो वही हाल होता है। इसका मतलब इसमें न्यूट्रल पॉइंट जो लाई करेगा इस दोनों के मिलाने वाली लाइन के और दोनों के बीच में लाई करेगा, और जब अपोजिट नेचर का होगा तो इस दोनों के बाहर क्या होगा, वह पॉइंट होगा। और किधर होगा, बाहर, तो जो छोटा चार्ज होगा उसके नज़दीक, अब बड़े चार्ज से दूर। यहाँ पर यह फकरा रटा रहना चाहिए कि छोटे चार्ज के करीब होगा, बड़े चार्ज से दूर होगा। तो ये कंसेप्ट की बात हो गई। हमने एक रेडीमेड फार्मूला बताया, पहले बताया x का फार्मूला r बाई रूट अंडर Q2 बाई Q1 प्लस 1, x का फार्मूला मिला। उसी से x बाई आर का फार्मूला मिला 1 बाई रूट अंडर Q2 बाई Q1 प्लस 1। और तब दूसरे केस में Q0 का
क्या नेचर होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, कि वह Q1 पर भी फोर्स 0 हो, Q2 पर भी फोर्स 0 हो जाए और Q0 पर भी फोर्स 0 है, यहाँ पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। देखो भाई, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। कई पार्टिकल वाला में पहले तो अपोजिट नेचर का चार्ज ले लेते हैं, 2 ही चार्ज को अपोजिट नेचर का, और तभी हम लोग न्यूट्रल पॉइंट और इक्विलिब्रियम। इसी से रिलेटेड सवाल जब बताए थे, जब यह Q था कैपिटल Q प्लस में, तो यह मिडिल में होता था न्यूट्रल पॉइंट। तो वो वैल्यू भी हम लोग इसी से निकाल सकते हैं, Q2 Q1 करके, x बराबर R/2। और उस केस में Q0 का वैल्यू बताओ, जो पूरा सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में। तो हम लोग अब अलग से कुछ करने वाले नहीं है, ये रेडीमेड फार्मूला है। यहाँ पर लिख देंगे इफ Q1 बराबर Q2 बराबर Q प्लस Q, क्या हो जाएगा, Q0 बराबर बोलिए माइनस Q², और नीचे में यह 2Q 2√Q हो जाएगा, Q√Q प्लस √Q 2√Q का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, माइनस Q/4। याद रहेगा बच्चों, अगर दोनों प्लस Q प्लस Q, तो मिडिल में कितना चार्ज होगा, माइनस Q/4 होगा, तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर यह दोनों माइनस होता, अगर Q1 बराबर Q2 बराबर माइनस होता, तो यह प्लस हो जाता है ना। तो बस इतना बात, ये सब डायरेक्ट बात करना पड़ेगा। तो इतना हम लोग सीख लिया। अब एक 2 छोटा सा न्यूमेरिकल वैल्यू इस पर रख कर सवाल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिखाते हैं सवालों को एक तरह से।